30 मई 2024 की रात करीब पौने 12 बजे के आसपास एक लड़का जिसने अपने चेहरे को कवर कर रखा था रात के अंधेरे में, वो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है जबलपुर, उसी का एक थाना लगता है सिविल लाइन। उस सिविल लाइन थाने के भीतर जाता है संतरी, जो ड्यूटी पे लगा होता है। संतरी से वो पूछता है कि संतरी साहब, मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। तो संतरी पूछता है कि क्या काम है, तुमने अपने चेहरे को क्यों ढका रखा है। उस लड़का अपने चेहरे पे से जो उसके चेहरे पे जो मास्क वगैरह जो कपड़ा रखा हुआ था उसे हटाता है। हटा करके कहता है कि मेरा नाम मुकुल है, मैं वही मुकुल हूँ जिसने 2 हत्याएं की हैं, जिसकी आपके पुलिस पिछले 75 दिनों से तलाश कर रही है। जैसे संतरी ये बात सुनता है तो संतरी समझ ही नहीं पा रहा कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं। तभी वो जोर जोर से चीखने लगता है। संतरी की आवाज सुनने के बाद जो आसपास के पुलिस वाले जो इधर उधर के जमा होते हैं पुलिस, वो पुलिस वाले तुरंत ही मौके पे आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। वो कहते हैं कि ये वही मुकुल है जिसको हम 75 दिनों से ढूंढ रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की पुलिस एक कातिल को कई राज्यों के भीतर तलाश करती है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है पुलिस वालों को। आखिर पुलिस परेशान हो जाती है और उसने कत्ल क्यों किया है इसकी वजह जानने के लिए पूरा शहर या कहें पूरा जबलपुर, यानी जहां जहां तक ये खबर फैलती है वो लोग इस बात को जानना चाहते थे आखिरकार इस लड़के ने ये 2-2 कत्ल क्यों किया। फिर अगले दिन यानी 31 मई 2024 को उस जिले के जो एसपी होते हैं तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों का यकीन ही नहीं होता है कि ये कत्ल की ये कारण हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक इलाका पड़ता है जबलपुर। जबलपुर का ही एक क्षेत्र पड़ता है गांव, जिसका नाम होता है मिलियन कॉलोनी करके। बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2024 की सुबह करीब 9 बजे के आसपास। जो एक घर है, घर के पिछले वाले दरवाजे पे एक व्यक्ति कटर मशीन से उसको काटता है और कटर मशीन से काटने के बाद उस घर के भीतर प्रवेश करता है। घर के भीतर 3 लोग मौजूद होते हैं, एक पिता होता है, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। बेटी और बेटा एक कमरे में आराम से खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। साथ ही साथ जो पिता होता है वो रसोई में बैठ करके सुबह का नाश्ता वगैरह कुछ बना रहा था। जैसे ही व्यक्ति ने दरवाजा काट करके अंदर घुसा तो सबसे पहले वो रसोई के अंदर जाता है, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें निकल रही थी। वहां जाने के बाद उसके पास एक भारी कुछ सामान होता है और जैसे वो व्यक्ति ने जो रसोई के भीतर मौजूद होता है उसने मुड़ करके पीछे देखने की कोशिश की, तभी वो उस वस्तु को काफी तेजी के साथ उसके सर में ठोकर मारता है। यानी उस व्यक्ति को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और जैसे उसको काफी तेजी के साथ वो भारी वस्तु उसके शरीर पे लगती है, सर में लगती है, तो जमीन पे गिर जाता है। और जमीन पे गिरने के बाद फिर ने उस अपने पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक उस भारी वस्तु को उसके सर पे मारना शुरू कर दिया। यानी वो इतनी तेजी से मारा था कि उसका जो सर था, उसकी जितनी भी हड्डियां होती है वो चकनाचूर हो जाती है। अब इस सिसकियों की आवाजें, उस भारी वस्तु की आवाजें जब सर पर पड़ रही थी तो कमरे तक भी पहुंचती है। और कमरे में उस व्यक्ति के 8 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम तनिष्क होता है। तनिष्क उस आवाजों को सुन करके कमरे से बाहर निकलता है और जब किचन की तरफ उसकी नजर पड़ती है तो देख रहा है कि एक आदमी है जिसका नाम मुकुल है, जो पड़ोस में रहता है, एक लड़का। वो अरसल उसके पिताजी को मारा। तो 8 साल का बच्चा उस मुकुल के पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है। पैरों में गिराते हुए कहता है कि मेरे पापा को मत मारो। यानी कि वो रोने लगता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और जब तक उसका मन करता है तब तक उस व्यक्ति को जो खाना बना रहा था उसको मारता ही रहता है। जब वो मार करके वो थक जाता है, वो लड़का जिसके पैरों में पड़ा हुआ पर एक बार उसके सर पे वार करता है, दूसरा बार उसके कंधे पे करता है। 2 बार होते ही 8 साल का वो मासूम बालक वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको जमीन पे वो गिर जाता है। इसके बाद एक के बाद वो फिर से वार करना शुरू कर देता है। पहले तो उसको पिता को मारा, बाद में उसने उसके 8 साल के बेटे को मार दिया। अब इन आवाज़ों को सुन करके जो लड़की रूम के भीतर मौजूद थी वो कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकल करके उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, जो नज़ारा देखा था, उसको देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है। वो लड़की जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तभी कहता है चीखने चिल्लाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। उसके बाद उस लड़के ने जो जगह जगह चारों तरफ खून निकल करके पसर चुका था, उस खून को समेटने का प्रयास कर रहा था और उन लाशों को उसने पॉलीथिन में पैक करना। तभी लड़की से कहता है तुम्हारे पिताजी कुछ नाश्ता कर बना रहे थे, हम जितने देर में इस सामान को समेटते हैं, इन लाशों को समेटते हैं, तब तक तुम नाश्ता तैयार कर दो, इसलिए कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। वो लड़की किचन में जाती है और आराम से नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही नाश्ता वो बना लेती है, उस नाश्ता बनाने के बाद लड़का अपना हाथ पैर धोता है, उसके बाद फिर आराम से वो नाश्ता करता है। और नाश्ता करने के बाद यहाँ से जो आगे की प्रक्रिया होती है, तो उस लड़के ने इन दोनों लाशों को पॉलीथिन में पैक कर लिया था
क्योंकि वो छोटा था, इसलिए उसने उस लड़के की लाश को फ्रिज के भीतर रख दिया। साथ ही साथ जो आदमी था उसको पैक कैसे करे ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसको पॉलिथीन के भीतर वैसे ही ढक करके छोड़ दिया। और वहां से फिर नाश्ता करने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास उस कमरे से निकल जाता है। फिर ये लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। दरअसल ये लड़की, जिसका नाम राबिया होता है, जिसकी उम्र करीब करीब 16 साल के आसपास होती है, जब वो यहाँ से वो घर से निकल रही थी इस कातिल के साथ, तो उसने एक 4 सेकंड का ऑडियो मैसेज बनाती है और मैसेज बनाने के बाद व्हाट्सएप पर अपने ही चचेरी बहन आरती को मैसेज करती है और कहती है कि जो पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम मुकुल सिंह है, उसने पापा और भैया दोनों को मार दिया है। इतना कहती है और कहने के बाद वहां से उस लड़के के साथ आराम से वो निकल जाती है। करीब 4 बज जाते हैं शाम के, और आरती अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, तब उसने देखा तो उसकी बहन जो चचेरी, जिसका नाम काव्या है, काव्या ने 4 सेकंड का मैसेज भेजी। आखिर क्या मैसेज में, जैसे उसने वॉइस मैसेज को देखा और कान पे लगा के आराम से बड़ी जब सुनने की प्रयास किया, तो पता चलता है पापा और भैया को पड़ोसी मुकुल सिंह ने मार दिया। बस इतना ही 4 सेकंड में जो भी वो बोल पाए, उस बात को सुनने के बाद उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। जल्दी से वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी देखो काव्या के मैसेज है, कुछ ना कुछ बात गड़बड़ हो गई। जैसे उस लड़की यानी आरती की पापा ने बात सुनी, तुरंत ही उन्होंने जबलपुर में अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया। दरअसल जो व्यक्ति है वो मरा है, जो लड़का है वो मरा है। दरअसल वो व्यक्ति राजकुमार विश्ववर्मा, जो रेलवे में एक बड़ा अधिकारी होता है, उसी का एक 8 साल का बेटा होता है। ये दोनों घर में मर चुके थे और वो जो कातिल है उस लड़के को अपने साथ लेकर के निकल गया है। अब उसको जी चचेरी बहन का जो मैसेज उसके पिता तक पहुंचता है, दोस्तों तक पहुंचता है, दोस्त फिर पुलिस को कॉल करते हैं और आरपीएफ और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो घर के भीतर 2 लाशें मिल जाती हैं। अब तत्कालीन प्रभाव से इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब ये तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले, आखिरकार इस घर की बेटी का है। दरअसल इस घर की जो इस राजकुमार विश्वकर्मा की जो पत्नी होती है, वो बात करते हैं कि मई 2023 का ये घटना है। मई 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, कुछ रिश्तेदार वैष्णो देवी में दर्शन के लिए गए हुए थे और कटरा में अचानक, इसकी पत्नी का नाम आरती ही होता है, आरती की अचानक से तबीयत खराब होती है और तबीयत इस प्रकार से खराब होती है कि आरती की वहीं पे मौत हो जाती है। अब घर में 4 सदस्यों में से मात्र 3 बचते हैं, यानी पत्नी मर चुकी है, बाप, बेटा और एक बेटी। अब माँ पहले मर चुकी है, बाप और उसका बेटा फिर मर चुका है और बेटी, इसको लेकर के रिश्तेदारों के, आस पड़ोस वालों के जो चिंता थी वो काफ़ी बढ़ने लगती है। कहाँ गई होगी, कौन लेके गया, मुकुल का नाम लिया जाता है। तब जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये बात पता चल जाता है कि लड़की तो सुरक्षित है लेकिन कातिल के साथ है। कातिल ने कत्ल क्यों किया है और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। अब हर कोई इसी बात के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस भी जगह इस डबल मर्डर की सूचना फैलती है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो उससे पता चलता है उस व्यक्ति के सिर में इतने वार किए गए थे कि सर की एक हड्डियां थी वो चकनाचूर हो जाती है और लड़के के हालत भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही होती है। पुलिस ने तमाम प्रयास किया, जहां जहां तक वो प्रयास कर सकते थे। पुलिस, अब वो लड़की जब यहाँ से गई थी तो अपना मोबाइल छोड़ जाती है, अपना मोबाइल, माँ का मोबाइल ले जाती है और पिता का डेबिट कार्ड ले जाती है। करीब 1,28,000 रुपये की रकम अलग अलग बार में निकल रहे थे। पुलिस आखिरकार इस जो बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है उसको बंद करा देता है ताकि पैसे उसका निकासी और ना हो। और जहाँ जहाँ से पैसे निकल रहे थे पुलिस वहाँ जाती थी। कभी वो उत्तराखंड, तो कभी यूपी, तो कभी फिर वो पश्चिमी बंगाल, तो कभी किसी और राज्य में। वो लगातार पुलिस वाले चक्कर काट रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे। न तो वो कातिल मिल रहा था, न ही वो लड़की मिल रही थी। कभी बस स्टॉप पे लड़का लड़की साथ दिखाई रहे हैं, तो कभी किसी जगह पे साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी मंदिर में साथ दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस ने न केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पे बल्कि नेपाल के बॉर्डर पे भी, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी इनकी तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी लोकेशन वहां पर भी पाई जा रही। आखिरकार पुलिस को काफी समय लग जाता और समय बीतने के बाद धीरे धीरे करके करीब 75 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को न तो ये लड़की मिलती है और न ही एक कातिल मिलता है। एक दिन यानी कि 28 मई 2024 को हरिद्वार के में एक जगह पड़ती है, वहां पे ये लड़की और लड़का दोनों फ्रेश हो रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नजर पड़ती है और हरिद्वार की जो एक नगर रक्षा समिति, उसी का एक सदस्य होता है। इस लड़का लड़की को जब वो देखता है तो देखने के बाद, क्योंकि लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है, लड़का कम खूबसूरत हो, उसको शक होता है कि ये पता नहीं शायद घर से भाग कर आ चुके हैं। तभी उन दोनों को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद कहता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तमाम तरह के सवाल जब पूछे तो लड़का लड़की जो है वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी उस नगर रक्षा समिति के जो व्यक्ति होता है उसने हरिद्वार कोतवाली को जो एसएचओ होते हैं सत्येंद्र सिंह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, आकर के आपको देख लेना चाहिए। जैसे पुलिस को खबर लगती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। उस लड़का और लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी पुलिस। वो पूछ रही थी तुम्हारा अपना एड्रेस क्या है, हम तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे तुम्हें। जैसे लड़की ने बताया कि मैं फलाने जगह के रहने वाली हूँ, जबलपुर के, मेरे पिताजी रेलवे में अधिकारी हैं। उस लड़की ने अपने घर की सारी बात साफ साफ बताई। तभी इस बीच में जो है लड़का जो होता है वो कहता है कि हमारा जो सामान है वो हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, बस मैं हॉस्पिटल से सामान लेकर के आऊँ, आप हमें आराम से छोड़ देना। लेकिन लड़का उस सामान को लेने के बहाने वहाँ से भाग जाता है और जब वो काफ़ी घंटे बीतने के बाद वापस नहीं आता तब पुलिस को शक और बढ़ जाता है। पुलिस जब बाद में पूछती है तो उसके बाद जबलपुर के पुलिस से संपर्क साधती है। जबलपुर की पुलिस कहती है ये तो कातिल है, ये लड़की तुम्हें मिल चुकी है, लड़का कहाँ है? तो कहा लड़का तो भाग चुका है। अब लड़की को लेकर के सीधा जबलपुर की पुलिस अपने पास ले आती है। लड़का जो मेन कातिल था, आखिरकार कत्ल क्यों किया गया था इसका पता लगाने की कोशिश ही कर रही थी पुलिस, लेकिन जब कुछ सफलता नहीं मिलती है पुलिस को तो आखिरकार 30 मई 2024 की रात करीब 11:15 बजे के आसपास सिविल लाइन थाना पुलिस के अंदर एक लड़का, वही लड़का जिसका नाम मुकुल सिंह होता है, वो संतरी से जाकर के बात करता है, कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी। अब एसएचओ साहब का जब नाम लिया जाता है, अपने बारे में जब बताता कि मैंने 2 कत्ल किए, तो पुलिस ने उसको ऐसे गिरफ्तार किया, ऐसे पकड़ा जैसे पुलिस ने वाकई कितनी मेहनत की है पकड़ने के लिए, जब ने उसने खुद ही सरेंडर किया था। अब अगले दिन पूरी घटनाक्रम की कहानी सुनाई। दरअसल इस लड़के की माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी, वो मर जाती है, तभी बेटी घर पे अकेली रहती है और 16 साल की वो लड़की होती है। तो इस जो पड़ोसी जो होता है मुकुल सिंह, इससे थोड़ा जो है मिल मिलाप करने लगती है। ये दोनों दोस्ती कर बैठते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लड़का जिम वगैरह करता है, ज़्यादातर वो आवारागिरी ही करता था, उस लड़की के थोड़ा सा वो करीब पहुंच जाता है। और ये बात उस लड़की के पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए उस लड़की के पिता को इतना गुस्सा आता है कि सितंबर के महीने 2023 में इस लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के धारा मुकदमा दर्ज कराते हैं और पुलिस गिरफ्तार इस लड़के को कर लेती है और जेल भेज देती है। लड़का जब जेल जाता है, जेल से जमात मिल करके जब छूट के बाहर आता है तो इसके मन में गुस्सा पल रहा था कि उसने जो उसकी जो बेइज्जती हुई, उस बेइज्जती का वो हर हाल में बदला लेकर रहेगा। आखिरकार वो लड़की से भी किसी न किसी बहाने सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद फिर से इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और यहीं से ये हत्या का पूरा प्लान सेट करता है। प्लान बनाने के बाद कुछ ऐसी जरूरत है कि चीज़ करते हैं, जैसे कटर मशीन खरीदते हैं, पोलोथीन खरीदता है, कुछ चाकू वगैरह, कुछ कुल्हाड़ी, इस टाइप से कुछ सामान खरीदते हैं ताकि उसका जो मकसद था कि वो हत्या करेगा। 14 मार्च 2024 सॉरी को सारा सामान खरीद करके रख लेता है। 15 मार्च 2024 को ये लड़का कटर मशीन से दरवाजे को काटता है और अंदर घर में घुस जाता है। इसका मकसद केवल ये था कि उनकी हत्या करेगा, उनके शव को टुकड़ों कर करके उनको फिर कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा। लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की, पूरी घर में खून पसर जाता है। उस खून को पसर कर डर जाता, कहता है लड़के के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लड़की अपने प्रेमी की मदद से अपने भाई को फ्रिज में बंद कर देती है और पिता को एक पॉलीथीन में ऐसे पैक करने के बाद घर में ऐसे ही छोड़ देती है। साथ ही साथ एकदम से दुर्गंध ना आए इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें घर में फैला दी जिससे खुशबू आ सके, जिससे अगरबत्ती वगैरह जला देती। साथ ही जाते जाते एक मैसेज करके गई थी। ये मैसेज करवाया गया था ताकि सारा का सारा आरोप उस लड़के के ऊपर आ सके कि भविष्य में अगर पुलिस पकड़ते तो अपने प्रेमिका को बचाना चाह रहा था। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, उसे कारण पूछा, उसने कहा कि उसका भविष्य में इरादा ये बन चुका था वो लड़की के पिता को मारता ही मारता, लेकिन साथ में पड़ोस में एक महिला रहती जो इनके रिश्तेदार है, अक्सर इनको टोका करते। उसका इरादा था उस महिला को भी वो कभी कत्ल करे। साथ ही एक और पड़ोसी होता है जो अक्सर उसको टोक दिया करता था, उस पड़ोसी को भी मारना चाहता था। एक महिला एसआई होती है, उस महिला एसआई ने उस लड़के को गिरफ्तार किया था, उसकी काफ़ी बेइज्जती की थी, इसलिए उस महिला आईएएस जो दरोगा होती है उसको भी वो मारना चाहता था। उसको लगता था कहीं ऐसा ना हो ये सारी पूरी कहानी जो बनी है प्रेमिका इस बात की पोल खोल दे, इसीलिए वो प्रेमिका को भी मारना चाहता था। यानी उस लड़के यानी लड़की का जो भाई होता है 8 साल का, उसको नहीं मारना चाहता था, लेकिन बाद में भी लड़की को ही मारना चाहता था। कुछ कहानी ऐसे बनती है, 2-2 कत्ल होते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस मामले की और तफ्तीश में जुटी हुई है, किन किन लोगों ने इनकी मदद की है। दरअसल ये भी मालूम होता है कि ये लड़का अलग अलग शहरों में घूम रहा था, जैसे सबसे पहले कटनी, इंदौर, पुणे, फिर वहाँ से बेंगलुरु जाता है। फिर बेंगलुरु जाने के बाद अपने दोस्त के पास रहता है। दोस्त अचानक से इसका बैग चेक करने लगता है तो पता चलता है उसके अंदर कुल्हाड़ी मौजूद है। उनके दोस्त ने पूछा तुमने इसका क्या किया, तो कहा मैंने 2 कत्ल करके आया हूँ। तभी बेंगलोर वाला घर उसके घर से निकालता है, कहते हैं कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है,
बेंगलोर से वो फिर कोलकाता आता है, गुवाहाटी जाता है, झांसी, मथुरा, वृंदावन और आखिर में वो हरिद्वार पहुंच जाता है, क्योंकि इसके पास जितने पैसे थे वो लगातार खर्च हो चुके थे। जब पैसे उनके पास खत्म हो जाते तो ऐसे जगह पे जा रहे थे, धार्मिक स्थल पे, जहाँ पे उन्हें आसानी से रहने के लिए जगह, खाने के लिए कुछ मिल सके और साथ ही उनको भंडार वगैरह में कुछ खाने के लिए मिल जाए तो उनका पेट भी भर सके। लेकिन इस तरह की ज़िंदगी वो ज़्यादा दिन बिता नहीं पाते हैं और यही होता है कि आखिरकार अंत में सरेंडर कर देते हैं। जिससे पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना है। अब जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।